तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग पढ़ रहे थे। और बच्चा लोग 3 पार्ट में इसके अपलोड कर चुका हूं। पहले पार्ट में फीचर्स की बात की, सेकंड पार्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, थर्ड पार्ट में इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड की बात की। और आज की क्लास यानी कि फोर्थ पार्ट बात करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। तो बच्चा लोग ये जो वर्ड है डेमोग्राफिक या फिर डेमोग्राफी सुना तो है, बेसिकली हमारे देश की जनसंख्या। तो जनसंख्या कैसी थी, यानी कि बर्थ रेट कैसा था, डेथ रेट कैसा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा था, इसके अलावा लिटरेसी रेट कैसा था, सबकी बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, या फिर आप लोगों ने सुना होगा द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो उसकी बात भी आज की क्लास में करेंगे। तो चलो बच्चा, बिना किसी देरी किए हुए बात करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। देखो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, बर्थ रेट हो चाहे डेथ रेट हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो। सबसे पहले तो ये समझो कि ये होते क्या है या फिर ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। देखो बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं पर 1000। कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं बच्चा? पर 1000। अब पर 1000 का मतलब क्या है? 1000 लोगों में, ध्यान दीजिएगा, 1000 लोगों में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, तो आपका बर्थ रेट। ऐसे ही 1000 लोगों में, सपोज करो यहाँ 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोगों में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, वो आपका डेथ रेट। ठीक है। ऐसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1000 बच्चों में, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, 1000 बच्चों में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल से कम की उम्र में खत्म हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1 साल से कम के बच्चे, और 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सिंपल है, तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ डेटा, क्योंकि हम ये सारी बातें डेमोग्राफी कब की पढ़ रहे हैं? आजादी के टाइम की, 1947 के टाइम की। चलो आओ फिर। तो बर्थ रेट भी डेथ रेट भी आजादी के टाइम पे दोनों ही बहुत ज्यादा थी। बच्चा बर्थ रेट 48 पर 1000, डेथ रेट 40 पर 1000। आप समझ सकते हो देश के अंदर इसीलिए गरीबी भी थी, क्योंकि बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी। और हाँ, डेथ रेट ज्यादा थी तो हम समझ सकते हैं हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह हमारे देश के अंदर कुछ खास मौजूद नहीं थी। ठीक है, चलो ऐसे ही बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। सबसे पहले तो लिखा है होता क्या है, बाकी डेटा यहां पर नहीं लिखा है, आप लोग नोट कर लो। आजादी के टाइम पे था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000। ठीक है, याद रहेगा ना, आजादी के टाइम पे कितना था? 218 पर 1000। जबकि अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट की, जबकि अगर हम लोग आज की बात करें तो ये है ओनली 33 पर 1000। यानी आज की डेट में हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज काफी अच्छी है, जिस वजह से बच्चों को आसानी से बचा लिया जाता है। सो याद रहेगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, प्लस आजादी के टाइम पे कितना था? 218। सोचो यार, 1000 बच्चों का जन्म हुआ हो और 218 बच्चों की तो मृत्यु हो जाती हो, तो बड़ी दुखदाई स्थिति थी आजादी के टाइम पे। जबकि आज की डेट में बहुत कम है यार, ओनली 33 बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ भाई। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग, हम सभी लोग कितनी लाइफ स्पेंड करते हैं, कितना जीवन यापन करते हैं, कितने साल जीते हैं, वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आजादी के टाइम पे हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज नहीं थी या फिर ना के बराबर थी। बहुत सारी ऐसी डिसीजेस थी जिनसे हम लोगों को बचा नहीं पाते थे, जैसे टीबी हुआ और मलेरिया हुआ। ये सारे उस टाइम पे ऐसे डिसीज थे जिनसे लोगों को बचाना शायद इम्पॉसिबल सा था। ठीक है, सो कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजादी के टाइम पे बहुत बहुत कम थी, मात्र और मात्र कह सकते हैं ओनली 32। देख रहे हो, आजादी के टाइम पे सिर्फ 32 ईयर्स ही लोग जिंदा रह पाते थे। जबकि प्रेजेंट की बात करें, आज की डेट की बात करें तो बहुत ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है, सीधा सीधा 69 ईयर्स। ठीक है, चलो इसके बाद आओ नेक्स्ट पॉइंट आओ लिटरेसी रेट।
याद होगा शायद आप लोगों को, आजादी के टाइम पे लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, देश के लिटरेसी रेट का हाल बहुत बेहाल था। हाँ, जबकि आज की डेट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग पढ़ने लिखने लगे, बहुत ज्यादा तो क्या, मैं तो कहूंगा आमतौर पर सभी लोग, सभी बच्चे पढ़ना लिखना अब स्टार्ट कर चुके हैं, जबकि आजादी के टाइम पे बहुत बेकार हाल था। सो बात करें डेटा की थोड़ी सी, लिटरेसी रेट की, तो ये है लेस देन 16%, सॉरी लिटरेसी रेट है, परसेंटेज में होगा कितना, मात्र 16%, और 16% से भी कम। अच्छा, आप लोग ये पूछोगे सर लिटरेसी रेट होता क्या है ना, या हम किस लोगों को लिटरेट कह सकते हैं, कौन पढ़ा लिखा है, कैसे बताएंगे हम। देखो बच्चा, वो सभी लोग, ध्यान से सुनिएगा, वो सभी लोग जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं वो लिटरेट कहलाता है, भले वो किसी कोई डिग्री ली हो ना ली हो, किसी स्कूल में गया हो ना गया हो, जो इंसान पढ़ भी सकता है लिख भी सकता है वो आपका लिटरेट कहलाता है, वो लिटरेसी रेट के अंदर आता है। देखो यहां लिखा हुआ है रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है, और डेटा याद रहेगा सिर्फ और सिर्फ 16% से कम। वहीं अगर हम लोग फीमेल लिटरेसी की बात करें, वुमेन्स की बात करें, तो ओनली 7%, ओनली 7%। अब यार यहां से एक बात और समझ सकते हो, टोटल लिटरेसी रेट 16%, जबकि फीमेल्स की, वुमेन्स की ओनली 7%। यहां से आप कह सकते हो भैया इसीलिए तो देश के अंदर जेंडर बायस मौजूद था, यानी कि बहुत ज्यादा जेंडर के हिसाब से भेदभाव होता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, सिर्फ हायर एजुकेशन ओनली बॉयज को ही प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, तो ये थे बेसिकली छोटे छोटे से 4 पॉइंट। बट अभी बच्चा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सुनो, डेमोग्राफी पढ़ चुके हो, ये जनसंख्या अभी तो पढ़ा यार, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, ये सारी बातें। ये है एक नया शब्द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स होता है परिवर्तन या फिर कह सकते हैं चेंज। तो टॉपिक हमारा ये है कि डेमोग्राफी में कब चेंज आया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, सुनो है क्या वो सुनो। देखो यार, बात करें 1921 से पहले की, कब की बात कर रहे हैं, 1921, 1921 से पहले की। तो यार जो देश की पॉपुलेशन थी कभी इंक्रीज होती थी, कभी डिक्रीज होती थी, कभी फिर इंक्रीज, कभी फिर डिक्रीज, तो इस प्रकार से हाल चल रहा था। लेकिन 1921 एक ऐसा ईयर था जिसके बाद पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुई, हमेशा कंटिन्यूअसली राइज ही, हमेशा बढ़ी ही है। इसलिए 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी है। क्या कहते हैं, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, किसे, 1921 को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1921 से पहले पॉपुलेशन कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, बट 1921 के बाद कभी भी डिक्रीज नहीं हुई है, कंटिन्यूअसली राइज ही हुई। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आप लोगों से, मेरे को ये बताओ यार, पॉपुलेशन मेजर कब करते हैं, पॉपुलेशन का मेजरमेंट कब होता है, सुना होगा शायद, ज्यादा तो नहीं यार, 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स में जरूर सुना होगा। आप लोगों ने सेंसस सुना है, सेंसस नहीं सुना, कोई बात नहीं, हिंदी में बताता हूँ, आप लोगों ने नॉर्मल ये वर्ड सुना होगा, जनगणना, जनगणना या फिर सेंसस, अब तो सुना होगा यार पक्का। हर एक 10 साल में सेंसस होता है, हर एक 10 साल में जनगणना होती है, जिसमें भाई घर घर आते हैं गवर्नमेंट के कुछ लोग, वो पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, किनकी मृत्यु हो चुकी है, कौन और एड ऑन हो चुका है, तो वो लोग फिर काउंट करते हैं, अच्छे से काउंटिंग होती है देश की जनसंख्या की। ठीक है, तो याद रहेगा ना, देश की जनगणना सेंसस कब होता है, हर एक 10 साल में। ठीक है, जैसे सुना होगा सेंसस 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, कोरोना के कारण नहीं हो पाया, कब होगा देखते हैं। ठीक है, तो हर एक 10 साल में होता है, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, इस प्रकार से हर 10 साल में आपका कंटिन्यूअसली होता रहता है। चलो अब जरा इन्हीं सब बातों को, जो बातें मैंने आपसे बोली, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज, इन्हीं सब बातों को रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आओ जरा, तो फॉलोइंग आर कुछ ऑब्जर्वेशन है, पढ़ो जरा।
तो इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बच्चा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1921 को हम क्या बोलते हैं? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। वेरी इंपॉर्टेंट। और द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड पर तो आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। तब किसे बोला गया? 1921 को क्या बोला गया? द ग्रेट डिवाइड। क्यों बोला गया? क्योंकि 1921 से पहले कभी पॉपुलेशन इंक्रीज कभी डिक्रीज, 1921 के बाद हमेशा इंक्रीज। बट इतना लिखोगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा डेटा याद कर लेने का। आओ जरा। तो टिल 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया नेवर कंसिस्टेंट। 1921 तक कभी कंसिस्टेंट नहीं रही। साइज ऑफ द पॉपुलेशन केप्ट फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीज इन वन सेंसस एंड डिक्रीज इन अदर। एक सेंसस में इंक्रीज होती थी तो दूसरे में डिक्रीज होती थी। ठीक है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसी को फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में डिस्क्राइब किया हुआ है। देखो जरा, तो भैया फर्स्ट स्टेज देख लो। दी सेंसस 1901, बच्चा 1901 से शुरुआत करते हैं। शोड ए डिक्लाइन ऑफ 0.04 करोड़। बच्चा सबसे पहले 1901 की जनगणना की बात करें तो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी। कितनी हुई थी? 0.04 करोड़। तो कितने से कितने हो गई थी ये भी देख लो, 23.87 करोड़ से 23.83 करोड़ हो गई थी, 8783। तो यहां डिक्लाइन हुई है 0.04 करोड़ से। कब हुई है? 1901 में। चलो नेक्स्ट सेंसस पर आओ, 1911 पर आओ। क्या हुआ है? राइज हुआ। कितना हुआ है? 1.3 करोड़। देखो, एक में डिक्रीज, 11 में राइज। तो 23.83 से बढ़ के ये हो गई 25.21। ठीक है। चलो और आगे बढ़ो। 1911 के बाद अब आया 1921। तो यहां पर अगेन क्या हुआ? डिक्लाइन हुई। कितने से? 0.07 करोड़ से। तो 25.21 से ये कम होके 25.14 हो गई। देखो यार, 1901 डिक्लाइन 0.04 करोड़, 1911 इंक्रीज 1 पॉइंट कुछ करोड़, देन अगेन 1921 अगेन डिक्लाइन 0.07 करोड़। आप समझ रहे हो? डिक्लाइन, इंक्रीज, डिक्लाइन। और 1921 आ भी गया और कहा था 1921 के बाद कभी डिक्रीज नहीं होगी, कंसिस्टेंटली राइज। देखो अभी पढ़ेंगे भी। ठीक है, आगे। तो आफ्टर 1921 इंडिया एंटर्ड द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब बच्चा 1921 के बाद हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकंड स्टेज देखो, व्हेन पॉपुलेशन रिकॉर्डेड कंसिस्टेंटली राइज, जिसमें पॉपुलेशन हमेशा अब राइज ही होगी। तो कुछ और डेटा देख लो। आफ्टर दिस ईयर टोटल पॉपुलेशन कभी डिक्लाइन नहीं हुई, इट रिकॉर्डेड कंसिस्टेंटली राइज। अब देखो 21 तक पहुंच चुके थे 1921, अब आओ 1931। 1931 में 2.7 करोड़ 76 करोड़ से राइज हुई। 41 में राइज हुई 3.96 करोड़ से। 1951 आजादी के बाद राइज हुई 4.24 करोड़। देख रहे हो, कंटिन्यूअसली राइज चली जा रही है, कभी डिक्रीज नहीं होगी। अब तो a consistently rising population on the eve of independence led to excessive burden of maintenance investment। ये बात जरा ध्यान से सुनना है। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट समझ तो। देखो यार, देश के अंदर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा सरकार को मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, उतने ज्यादा रोड्स बनाने पड़ेंगे, उतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उतनी ज्यादा हाउसिंग, उतनी ज्यादा वाटर सप्लाई। तो कह सकते हो ना कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, यहां पर भी हुआ। तो इट इज एन एक्सपेंडिचर which our country has to incur on the maintenance of the existing population। इसके बाद और पॉइंट देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। तो when maintenance investment is high, जब तुम्हारा मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट हाई हो जाए और इन्वेस्टमेंट फॉर जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो, और यार जीडीपी के ऊपर खर्चा कम हो जाए। देखो यार, बड़ा गड़बड़ सिचुएशन हो रही है। मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा ज्यादा, पॉपुलेशन को मेंटेनेंस पे खर्चा ज्यादा, लेकिन जीडीपी ग्रोथ कम, देश में प्रोडक्शन कम। यार गड़बड़ काम हो रहा है। चलो और देखो, हाई मेंटेनेंस एंड लो इन्वेस्टमेंट फॉर जीडीपी ग्रोथ इज अनदर पैरामीटर ऑफ द बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस वजह से भी हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट और बैकवर्ड थी। समझ गए ना? तो ये बात भी ध्यान रखना। प्रेजेंट की बात करें, आज की डेट में भी क्या हो रहा है? जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जबकि जीडीपी उतनी तेज गति से नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए भी हमारा देश थोड़ा सा
पिछड़ते जा रहा है। अब आप कहोगे सर कहाँ पिछड़ रहा है, देश तो आजकल नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बिल्कुल छू रहा है, बट बच्चा कहीं ना कहीं सोच के देखो, अगर हम लोग पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर लें तो देश और तेज गति से इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, चलो और आओ जरा। तो हाउएवर द अंडरलाइंग फैक्ट इज दैट till 1951 the rise in India's population was never alarming। बच्चा 1951 तक भले पॉपुलेशन इंक्रीज हुई हो, लेकिन कभी अलार्मिंग नहीं, कभी मतलब खतरे की घंटी नहीं बजी। लेकिन यार आज की डेट में बात करें तो पॉपुलेशन बियॉन्ड द लिमिट जा चुकी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इट रेंज बिटवीन मिड टू माइल्ड टू मॉडेस्ट, इट हैज बिकम बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई एंड गल्फ बिटवीन टू आर स्मॉल। ठीक है, और इसके बाद इट वाज ओनली फ्रॉम 1951, बाकी देख लो आप, रीड आउट कर लो, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इसके अलावा 1951 के बाद से पॉपुलेशन कंटिन्यूसली राइज हुई, बट 1951 तक सिचुएशन सही थी। सही इसलिए थी क्योंकि बर्थ रेट अगर ज्यादा था 48, तो डेथ रेट भी तो ज्यादा था 40, तो इस वजह से पॉपुलेशन में कहीं कोई ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो बच्चा लोग डेथ रेट तो बहुत कम है, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत बन चुके हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो चुकी है, तो डेथ रेट तो कम है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से पॉपुलेशन बहुत तेज गति से बढ़ते जा रही है और ये खतरे की घंटी को भी पार कर चुकी है। ठीक है, तो ये था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एक बार आप सभी लोग रीड आउट जरूर करोगे, और हाँ आप लोग पूछोगे सर रीड आउट कैसे करें, तो परेशान मत हो, मैं ये पीडीएफ आपके लिए सेव कर लेता हूं, और ये पीडीएफ आपको मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। ठीक है, और बच्चा लोग अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाओ जाके डाउनलोड करो। और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलूंगा बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद।